हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाला चैप्टर जो था लिविंग वर्ल्ड वो हमने पहले पढ़ लिया है, और साथ ही साथ अगर 12th क्लास का आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास से, और उसका पहला पार्ट जो कि प्रोटिस्टा से पहले वाला है मोनेरा तक हम इसको कवर करेंगे। करते हैं शुरू वीडियो को। तो हमारा पहला पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है वो सिंपल लिखा हुआ है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है कि सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, it was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for own use। यानी कि इसका मतलब ये था कि शुरुआती जो क्लासिफिकेशन हुए थे वो मतलब ऐसे ही थे, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि केवल उन प्लांट का एक ग्रुप बना दे जिनसे हमें शेल्टर मिलता है, या फिर उनका ग्रुप बना दे जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, जिनसे खाने का मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग प्लांट के ग्रुप बनाए थे। तो यहाँ लिखा है कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया था। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की दुनिया में जिनका नाम था वो है एरिस्टोटल। तो यहाँ से ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, और इनका जो क्लासिफिकेशन था पूरी तरह से इमेजिनरी टाइप का था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पूछें तो इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, पर वो भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था। इन्होंने कहा कि ही यूज अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब सामने से दिखने वाले कैरेक्टर्स का इन्होंने यूज किया था और उसके आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया था। पर आप समझो कि सामने से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर एनवायरनमेंट बदलेगा तो वो कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में ये क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ लिखा था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज। देखो इन्होंने ट्री का एक ग्रुप बनाया, यानी जो बड़े थे वो ट्री हैं, जो थोड़े और छोटे थे वो श्रब्स हैं, और थोड़े हर्ब्स जो सबसे छोटे थे वो हर्ब्स बना दिए। एनिमल में इस तरह इन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, एक तो वो ग्रुप जिनमें रेड ब्लड था और एक वो ग्रुप जिनमें नहीं था। यानी कि जिनमें रेड ब्लड होता है उन्हें हम कहते हैं इनेमा, और जिनमें नहीं होता उन्हें कहते हैं अनेमा। तो इनेमा एनेमा दो ग्रुप इन्होंने ये बनाए थे। ठीक है ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो ये सिंपल सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं, इनेमा एनेमा किसने दिया था, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत में एनसीईआरटी में टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है। इसके बाद इन्होंने सीधा 5 किंगडम बताया है, बीच में 3, 4 के बारे में बात नहीं की है। तो पहले आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखो जो कि लीनियस ने दिया था। तो यहाँ से एक सवाल तो यही आता है कि किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। लिखा है कि लीनियस, इसे मार्क कर लेंगे। लिखा है लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने क्या किया था, लीनियस ने कहा कि प्लांट का एक ग्रुप है, एनिमल्स का एक ग्रुप है। अब उस प्लांट वाले ग्रुप में इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने फंजाई को भी उसी ग्रुप में रख दिया था, इन्होंने बैक्टीरिया को भी उसी ग्रुप में रख दिया था, प्रोटिस्टा भी वही रख दिए थे। मतलब इन्होंने क्राइटेरिया ही कुछ नहीं बनाया था। इनका क्राइटेरिया ये था कि आर दोज दे हैव सेल वॉल दे आर प्लांट। तो ऐसे तो सेल वॉल किसी की कुछ की बनी होगी, किसी की काइटिन की बनी है, किसी की बैक्टीरिया की म्यूरिन की बनी है, किसी की सेलुलोज की बनी है, किसी की पैक्टेंस की, ग्लाइकेंस की, मैनन्स की बनी है। तो इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि किसकी बनी है सेल वॉल, पर एक इन्होंने कैरेक्टर ही गलत चुन लिया था। तो इन्होंने कहा कि जो सेल वॉल रखते हैं वो प्लांट है, जिनमें नहीं होती वो एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यहाँ से आपको पूछी जाएंगी कि डीमेरिट्स क्या थी लीनियस की, या फिर लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स क्या होती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये पहली डीमेरिट है, इन्होंने यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट का कोई ख्याल नहीं रखा। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई ध्यान नहीं रखा। इन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक का कोई ध्यान नहीं रखा, यानी फंजाई जो थे वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे रहे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate
Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure. तो इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन करने के लिए सेल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल का पता होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, हैबिटेट पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता हो। अगर आपको क्लासीफाई करना है तो इतने सारी चीज़ें, इतने सारे कैरेक्टर्स, इनको ध्यान में रखेंगे तब आपका क्लासिफिकेशन अच्छा होगा। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Different system. Though the plant and animal kingdom have been a constant under all different system, मतलब चाहे 3 किंगडम हुआ हो, चाहे 4 किंगडम हुआ हो, चाहे 5 किंगडम हुआ हो या फिर 6 किंगडम हुआ हो, सभी तरह के किंगडम्स में प्लांट और एनिमेलिया तो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना आपको, यहाँ लिखा है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। समय समय पे ग्रुपिंग होती रही और चीज़ें बदलती रही। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। यानी समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ग्रुपिंग करी है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं कुछ कहीं इस तरह से चेंज कर दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है। इस टेबल से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे टेबल में क्या क्या है। टेबल में सबसे पहले सेल टाइप्स है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखकर टेबल बनाई है। इसमें देखेंगे जो मोनेरा है आपका, मोनेरा में वो सभी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक आपको पता है कौन होते हैं, जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल उनका साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कोई भी थे, वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। उनकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है और वो पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इसके लिए कुछ वर्ड्स है, जैसे कि म्यूरिन लिख देंगे, कई बार पूछेंगे म्यूरिन की बनी है तो आपका आंसर होगा यस, या फिर कहीं पर लिखा होगा कि पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, तब भी आपका आंसर होगा यस, ठीक है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन या मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, और म्यूरिन भी इसी को बोलते हैं। तो ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की या मोनेरा की सेल वॉल किसकी बनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी की बनी होगी, कम ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, वो अलग बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल होता है सिंगल सेल। और ये एक सवाल यहाँ से बन सकता है आपके पास कि इनमें से कौन से किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। यानी कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कुछ हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में भी कुछ सैप्रोफाइटिक और कुछ पैरासाइटिक। तो देखो मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हर तरह से न्यूट्रिशन लेने वाले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के पास ये ताकत होती है कि वो किसी भी तरह का न्यूट्रिशन कर लेगा। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया हैं, अलग अलग प्रोकैरियोट्स हैं। कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है, कोई पैरासिटिक है, कोई सैप्रोफाइटिक है। डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन ये है कि पूरे किंगडम में आपके बहुत तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है मोनेरा, ठीक है। बाकी में आप देखो प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, आप आगे बढ़ोगे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। आगे सारे किंगडम यूकैरियोटिक के हैं। ये सिंगल सेल यूकैरियोट है, ये मल्टीसेलर यूकैरियोट है, मल्टीसेलर यूकैरियोटिक और प्रेजेंट इन सम, यानी कि सेल वॉल की बात हो रही है। तो सेल वॉल कुछ में होती है, यानी जो प्रोटिस्टा प्लांट से बिलोंग करते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, दे हैव सेल वॉल। जो प्रोटिस्टा एनिमल लाइक होते हैं, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आप आगे चल के पढ़ोगे। फिर यहाँ लिखा है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आपको याद करना होगा। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये याद करना होगा। और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में सब में होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सेल्यूलर है या मल्टीसेलर है, यहाँ भी टिश्यू है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑर्गन सिस्टम आपको एनिमल्स में मिलेगा, ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा है कि प्रोटिस्टा में जो प्लांट से आए होंगे, मतलब प्लांट जैसे थे पर सिंगल सेल थे, तो वो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक होंगे। जो फंगस से आए होंगे या फिर एनिमेलिया से आए होंगे, लगभग उनके जैसे जो होंगे वो हेटरोट्रॉपिक होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। फंगाई जो है हमेशा ही आपके सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं। ये भी बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है सारे फंजाई सैप्रोफाइटिक होंगे। जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पैरासाइटिक होते हैं, वहाँ सैप्रोफाइट नहीं लिखा है, तो आप
फाइकोमाइसिटीज में सैप्रोफाइट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से पढ़ोगे आगे चल के तो आपको मिल जाएगा। प्लांट आपको सबको पता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमल सबको पता है होलोजोइक होते हैं, और आपके सैप्रोफाइटिक एक्सेट्रा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो विटेकर ने दिया था उसके बारे में लिखा है। यहाँ से एक आधा सवाल ये आएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। आर.एच. विटेकर का पूरा नाम आपको याद करना है, और ये जो ईयर है 1969 ये याद करना है। ये पूछेंगे किसने प्रपोज किया था, तो आप ये बताओगे। ईयर को थोड़ा ध्यान रखोगे, जहाँ जहाँ भी ईयर आएंगे आपकी बुक में आप उसे नोट करते हुए चलोगे, मतलब एक कॉपी बना लोगे अलग से, वहाँ पे उसे नोट करना होता है। लिखा है द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम। यहाँ से नीट में सवाल आया था लास्ट ईयर भी, और पहले भी आया था, आगे भी यहाँ से सवाल आएगा। तो आपको ये लर्न करना है कि क्राइटेरिया उन्होंने क्या क्या यूज किया था, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ से पहला है सेल स्ट्रक्चर 1, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 2, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3, चौथा है रिप्रोडक्शन 4, पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही फंजाई का जब आप पढ़ोगे आगे तो वहाँ भी मिलेगा इस तरह का एक सवाल, और एक सवाल यहाँ मिल रहा है कि उन्होंने जब 5 किंगडम बनाए थे तो किन किन को ध्यान रखा था। इसके अलावा भी है, पर आप इतना ये ध्यान रखें जरूर, पांचों को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में जरूर आएगा, यहाँ से मार्क कर लेना। आगे लिखा है द टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट, जो हमने देख लिया है। फिर लिखा है यहाँ पे एक छोटा सवाल, यहाँ लिखा है 3 डोमेन सिस्टम। अब 3 डोमेन सिस्टम क्या है भाई, देखो 3 डोमेन सिस्टम ये है कि इन्होंने जीवन के 3 डोमेन हैं। लाइफ कहाँ कहाँ है, लाइफ एक तो है आर्किया, एक है लाइफ बैक्टीरिया, एक है लाइफ यूकैरिया। यानी जीवन जो है जहाँ भी लाइफ है, या तो वे आर्की बैक्टीरिया हैं, या फिर वे बैक्टीरिया हैं, और या फिर वे यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स में 4 किंगडम आपको पता है। तो मोनेरा जो था, मोनेरा में के डिवाइड करके 2 बनाए गए, एक आर्की बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कुछ मायने में डिफरेंट थे, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग किया गया। समझ रहे हो, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर, अगर आपको ये जानना ही है कि वे अलग क्यों हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर होता है 16S rRNA। तो ये सवाल है एक इंपॉर्टेंट अपने टाइम का, पूछते हैं कि किस आधार पर ये अलग किए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। 16S ये जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट का आरएनए है, इसके आधार पर ये दोनों अलग अलग किए गए थे। तो यहाँ पर ये कार्ल वीज नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल वीज, इन्होंने कहा कि भाई जो मोनेरा है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया, तो आपके किंगडम हो जाते हैं 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वीज ने, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन दैट इज यूकैरिया एंड अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो भाई 6 किंगडम तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आर्किया बैक्टीरिया अलग किंगडम और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया अलग किंगडम। ठीक है, लेकिन आपकी बुक जो पढ़ा रही है आपको वो 5 किंगडम के हिसाब से पढ़ा रही है, तो आपका जो आर्की बैक्टीरिया है वो आप मोनेरा के अंडर में ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपका किताब में आर्की बैक्टीरिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां लिखा है यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस। तो अब हम देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बना था, क्यों बना था, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या दिक्कतें थी जिनको ध्यान में रखा गया था। देखो यहां लिखा है कि दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, देखो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, यहां से आपको स्टेटमेंट करके इनको याद करना है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये नीट में यहां से स्टेटमेंट बना के देते हैं, समझ रहे हो। तो लिखा है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस,
फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। आप ये समझो भाई, ये पांचों बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, फंजाई भी, मोसिस भी, फर्न्स भी, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म, सब प्लांट थे। प्लांट का जब ग्रुप बनाया होगा शुरुआत में तो उन्होंने गलत क्राइटेरिया लिया था, तो गलत क्राइटेरिया लोगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि कोई किसी के साथ भी आ जाएगा। क्राइटेरिया सही लेना होता है तब ग्रुप आपका सही बनता है। तो ये देखो, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल। तो भाई ये जब कैरेक्टर आपने ये ले लिया कि सेल वॉल वाले सब एक ग्रुप में आएंगे, तो सेल वॉल तो फिर सब पे है, तो ग्रुप गलत बन जाएगा, क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फंजाई सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होते हैं, फिर वो भी उनके साथ में आ जाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक बात होगी। तो लिखा है कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो यहां से कुछ भी स्टेटमेंट टाइप का बनेगा तो आप ध्यान रखना इस लाइन को पढ़ते हुए। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन। से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, देखो आप ध्यान से देखो, क्लेमाइडोमोनास है यूकैरियोटिक, सिंगल सेल, प्लांट लाइक एल्गी, एंड स्पायरोगाइरा मल्टी सेलुलर, प्लांट लाइक एल्गी वर प्लेस टुगेदर इन अंडर एल्गी। अब आप एक बात बताओ, जब क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है और यूकैरियोटिक है तो वो आपका कैसे आ सकता है इसमें? क्लेमाइडोमोनास एल्गी में कैसे आएगा? क्योंकि एल्गी आर प्लांट और प्लांट है मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। तो प्लांट जब मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं तो वे यूकैरियोटिक सिंगल सेल को क्यों रखेंगे? तो ये गलती है कि क्लेमाइडोमोनास एल्गी में रखा हुआ है, जबकि क्लेमाइडोमोनास रखा जाना चाहिए था प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो इसी चीज को रखते हुए ध्यान में प्रोटिस्टा बनाया गया जिसमें सिंगल सेल यूकैरियोट को रखा गया। लिखा है कि द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट। अब फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं थे, फिर भी ग्रीन प्लांट के साथ रख दिए गए थे। दो दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस विच हैज सेल वॉल। आप देखो, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फिर भी उन्हें एक साथ ग्रुप में रख दिया था। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इस बातों से इन्फ्लुएंस हुआ था और उन्हें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को सुधारा था, ठीक है। देखो यहां लिखा है कि इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। तो बाद में फिर इन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम बना दिया था जब इनको ये सब बातें ध्यान में आई थी कि फंजाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक नहीं होते तो प्लांट नहीं होंगे और उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की नहीं होती, तो उनको वहां से हटा दिया और एक नया किंगडम फंजाई बना दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड अंडर टुगेदर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट थे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, यू बैक्टीरिया, इन सब का एक किंगडम बना दिया गया, वो था आपका मोनेरा। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो आगे जो पढ़ोगे आप प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा की डेफिनेशन यही है सीधी सीधी कि सिंगल सेल यूकैरियोट को प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है। फिर यहां पर एक लाइन है जो नीट में आएगी, इसे आप मार्क कर लेना, यहां से स्टेटमेंट बना के पेपर में देंगे, ध्यान से देखना लिखा क्या है। लिखा है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। देखो क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल यूकैरियोटिक एल्गी था जो पहले कहां था? प्लांटी में था, एल्गी के अंडर में। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला भी, ये भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक एल्गी है, ये दोनों सिंगल सेल यूकैरियोटिक एल्गी है। इन दोनों को पहले जो कि ये एल्गी के साथ बेस थे प्लांट के अंदर में, उन्हें अब हम पैरामीशियम और अमीबा जो कि पहले एनिमेलिया में थे, एनिमल किंगडम में, इनके साथ ले आए हैं और दोनों को उठा करके हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो अब ध्यान ये रखना नीट में आपको कि क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में लगाना है, भले ही ये एल्गी हैं, भले ही ये एल्गी हैं, पर फिर भी आप इन्हें कहाँ लगाओगे? प्रोटिस्टा में लगाओगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। हालांकि ये क्लोरोफाइसी के ही मेंबर हैं जो कि एल्गी की फैमिली है, पर नहीं, आपको इन्हें प्रोटिस्टा में लगाना है।
लिखा है इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब इन्होंने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया तो क्राइटेरिया बदल गया है, तो इसलिए चीजें भी सुधार की तरफ थी। This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships। इस बात का बहुत खासा ध्यान रखा गया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो जब अब जितने भी तरह के आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सभी में इस बात का ध्यान रखा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का। इसके आधार पर ही अच्छा ग्रुप बनता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसी भी क्लासिफिकेशन में ये होना जरूरी है, ये जरूर होना चाहिए। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। तो यहाँ से नीट में सवाल आएगा, पक्का सवाल है, आता है पेपर में यहाँ से। तो ये पूछा जाएगा यहाँ से आपसे कि फाइलोजेनेटिक का मीन्स क्या होता है, ये वर्ड आपसे पूछेंगे। तो आपको बताना है कि फाइलोजेनेटिक का मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका फाइलोजेनेटिक होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका मोनेरा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम मोनेरा, और इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जा करके आगे सेल वाले चैप्टर में दिया गया है। मतलब सेल में आपको स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाई गई है। यहाँ तो किंगडम मोनेरा में जितना रिक्वायर्ड था उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है, देखो यहाँ से लाइंस हैं कुछ, और उन लाइंस से कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नीट बनाता है, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन है, ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आ सकता है, मुझे लगता है ऐसे लिख के देंगे कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब आप ये अगर नहीं पढ़ी होती ना, यहाँ से लाइन मान लो आपने नहीं पढ़ी है और वहाँ लिखी हुई आई, तो आपको लगेगा कि सही है नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग होगा। पर एज अ स्टेटमेंट ये उठा के इस लाइन को वहाँ रख देंगे, तो फिर आपको ये, या फिर लिखेंगे दे आर नोट द सोल मेंबर्स ऑफ, तो नोट लगा देंगे। तो आपको ध्यान देना होगा नोट लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बना देंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे लिख देंगे तो आपको लगेगा शायद वायरस ज़्यादा होते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी ध्यान रखना है कि दे आर द मोस्ट, या इस मोस्ट वर्ड को पूछेंगे, इससे सवाल बनाएंगे। लिखा है बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इस ऑलमोस्ट एवरीवेयर वर्ड जो है इनका, इसको ये कॉस्मोपॉलिटन लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि कॉस्मोपॉलिटन लिखा है तो मतलब क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है, कहीं भी देखो, ठीक है। वेदर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस और -40। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोयल, दे आर ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम का मतलब होता है जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, स्नो में मिलते हैं, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ दैम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो कई बार ये पैरासाइट होते हैं, कई बार किसी के ऊपर रहते हैं, ये ध्यान रखना। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप, 4 शेप है इनकी। पहले जैसे फोटो में देखोगे सीधा सीधा पहली कोकस है जो आपको थोड़ा राउंड दिख रहा होगा, ये इसकी कोकस शेप है, कोकाई जिनको बोल रहे हैं। दूसरा है बैसिलस, जो रोड शेप होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि रोड शेप बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो आपका आंसर होगा बैसिलस। फिर यहाँ स्पाइरला है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ्लैजिला मिलेगी लगी हुई, यहाँ दोनों साइड पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फ्लैजिला मिलेगी। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो सवाल बनता है ये बनेगा कि फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है ना, कि फ्लैजिला अगर नहीं है तो हम बोलते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, अगर फ्लैजिला एक है सिंगल है तो मोनोट्राइकस बोलते हैं, अगर फ्लैजिला दोनों तरफ है एक एक है तो हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं, अगर फ्लैजिला बंच होती है दोनों साइड तो हम उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। तो ये मेरे लगता है सवाल ये बनाएंगे कि लोफोट्राइकस किस में होगा, मतलब ऐसे पूछेंगे लोफोट्राइकस कंडीशन इज प्रेजेंट इन, तो आंसर जो होगा आपका स्पाइरलम बैक्टीरिया होगा और इसे कहते हैं लोफोट्राइकस। तो ये सवाल यहाँ से आ सकता है, मतलब ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ है तो इस फोटो से क्वेश्चन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बनेगा, ये विब्रियो है तो इसमें भी सिंगल फ्लैजिला होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मोनोट्राइकस कौन होते हैं, ठीक है, विब्रियो यानी कोमा शेप, या फिर पूछेंगे कोमा शेप किसकी है, तो आंसर होगा विब्रियो,
विब्रियो कोलेरी, हैजा का जो बैक्टीरिया होता है कोलेरा का, वो आपका कोमा शेप होता है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। और एक सवाल ये भी बनता है कि अगर मान लो आपके जो 2 कोकस लगे हैं तो डिप्लोकोकस, अगर चेन बनी हुई है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक सवाल है, इस बात को ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि अगर इनका गुच्छा है, ऐसा बंच है कोकस वालों का, तो उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो में थोड़ा अंतर है, अगर चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस है और अगर बंच है तो स्टेफाइलोकोकस है। ऐसे ही अगर चेन बैसिलस की होगी तो स्ट्रेप्टोबैसिलस होगा उसका नाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी शायद से यहाँ से बन सकता है अगर एनसीईआरटी से बाहर गया तो, वरना तो नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट लिखा है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ सवाल है, ये पूछेंगे इनमें से कौन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, तो ध्यान रखेंगे आपके बैक्टीरिया करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, पहले जैसे बताया था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और ध्यान रखना दे मे बी फोटोसिंथेटिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में और कीमोसिंथेटिक में मतलब ये अंतर होता है, आगे इसकी डेफिनेशन भी दी है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी यूज करते हैं सनलाइट को, उनके पास पिगमेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट में नहीं होते। पर जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में एटीपी का यूज करते हैं, पर वो एनर्जी बनाते कैसे हैं इसकी डेफिनेशन इन्होंने आगे दी है, जो सवाल नीट में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है, फिर ये स्टेटमेंट नीट में आएगा यहाँ से कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स। तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ से लिखा हुआ आएगा कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो सीधा बस सही करने वाला सवाल होगा, करेक्ट करना है बस कि अगर हेटरोट्रॉफ लिखा है तो सही कर दो, ठीक है, बाकी नहीं पूछते कुछ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हेडिंग आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के लिए इन्होंने 4 लाइन दी है, इनमें से ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर वो बनाएंगे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो किसने दिया था, किसके आधार पर दिया था, आर्कीबैक्टीरिया को अलग क्यों किया गया है, वो भी एनसीईआरटी से बाहर जाएगा। तो हम अभी डिस्कस जो कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्या पेपर में आएगा उसको कर रहे हैं। तो बाहर से तो मेरे ख्याल से 10 साल हो गए नीट ने कुछ नहीं पूछा है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नीट में 10 साल से कुछ नहीं आया, और लाइनों से फोटो से इसी से सवाल बनते हैं। तो बस इन 4 लाइनों पे ध्यान देना है, इसमें से क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो हम देखेंगे। इन्होंने लिखा है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, जैसे कि, तो यही बच्चे भूल जाते हैं यहाँ से, इतना सिंपल बात है, ये भी याद ही रख पाते हैं कि हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सोल्टी एरिया में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स की एक बात बता रहा हूँ, नोट करना चाहो तो कर लेना। इनकी मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट्स होता है जो कि डायरेक्ट लाइट पड़ने पर एटीपी बनाता है। तो इसका एक सवाल है, फेमस सवाल है कि कौन डायरेक्ट लाइट से एटीपी बना सकते हैं बिना उसके, मतलब जो लाइट रिएक्शन वगैरह पड़ी है उसके बिना। तो ध्यान रखना हेलोफाइल्स ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं तो उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। तीसरा, अगर मार्शी स्वैम्पी एरिया में रहते हैं तो उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। तो एटलीस्ट ये 3 नाम तो एटलीस्ट याद ही रख सकते हो कि कौन किस जगह है और कैसा है, कैसे एरिया में रहता है, उसका नाम क्या है, बस इतना। फिर थोड़ा बताया इन्होंने कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल। देखो यहाँ बात सुनो, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको थोड़े थोड़े अंतर और मिलेंगे, पर इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल बैक्टीरिया से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी सेल वॉल अलग होती है। तो जैसे नॉर्मल सेल वॉल के लिए मैंने बताया कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, बाकी उसकी डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ी सेल वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन कहते हैं। अगर कोई पूछ भी लेगा तो आपको बताना है कि वो स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है, बस ये ध्यान रखना, स्यूडो म्यूरिन की बनी होगी, ये सवाल पूछेंगे। स्यूडो म्यूरिन में अंतर होता है, वहाँ होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यहाँ होता है एन एसिटाइल टेलोसामिनियूरोनिक एसिड। तो जो कि एनसीईआरटी से बहुत बाहर की बात है, पर ये लाइन तो याद ही रख सकते हो कि सेल वॉल के अंतर है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो इन्हें ऐसे एरिया में रहने योग्य बनाती है जहाँ ये कि रह सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं और एसिड वाली कंडीशन में रह सकते हैं, ऐसा कुछ। इनकी मेम्ब्रेन्स में जाओगे तो इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर भी आपको ब्रांचिंग लिपिड मिलेंगे जो भी इनको वहाँ रहने में मदद करते हैं। तो ये एक सवाल है थोड़ा बाहर का,
पर ये भी पूछते हैं कि ब्रांच चेन लिपिड्स किसकी मेम्ब्रेन में होते हैं, ये इनकी मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इन्होंने कि द स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यहाँ से एक सवाल ये है कि जो मेथनोजेंस होते हैं वो आपके रूमिनेंट्स की गट में होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे गोबर गैस का आपको 12th क्लास वाली में दिया है कि गोबर गैस कैसे बनती है, तो वहाँ बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोबैक्टीरियम, वो पहले से ही रूमिनेंट्स की गट में होते हैं एंड दे आर आर्कीबैक्टीरिया। ये ध्यान रखने का सवाल है कि मेथनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया, पूछा जाता है, पक्का सवाल है। फिर लिखा है कि रूमिनेंट्स एनिमल की गट में होती हैं सच एज काउ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस बनाने में मदद करते हैं। यहाँ से एक सवाल छोटा बच्चों वाला ये भी है कि बायोगैस किसे कहते हैं, तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है, तो मीथेन की परसेंटेज बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सवाल भी है क्योंकि 12th वाली एनसीईआरटी से हो जाएगा कवर आपका। तो इतना सा इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में दिया था। अब एक इन्होंने लास्ट हेडिंग दिया यू बैक्टीरिया का, और उसमें भी इन्होंने सारी चीज़ें घुसा दी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी वही है और बैक्टीरिया के बारे में वही बात हो रही है, तो थोड़े थोड़े चीज़ें उसमें से भी निकाल के हमें देखनी है कि सवाल क्या बन सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक फ़ोटो भी बनाया हुआ था, ये जो कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का फ़ोटो है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा कई सारी सेल्स हैं, पर ये सिंगल सेल ही हैं, पर इन्होंने चेन बनाई है, तो दे आर नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ब्लू ग्रीन एल्गी सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं, बस इन्होंने यहाँ चेन बनाई हुई है। ये अलग बात है कि चेन बनाई है, चेन बनाने का मतलब मल्टी सेलुलर नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ इन्होंने पहली लाइन में कुछ और लिखा है, आगे थोड़ा थोड़ा चीज़ें घुसाई हैं, तो उसमें से हम निकाल लेंगे हमें जो काम का है वो सब। यहाँ इन्होंने लिखा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से आप ये कंफ्यूज ना होना कि बैक्टीरिया अलग होते हैं, यू बैक्टीरिया बस इसलिए लिखा है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया से अलग है। ट्रू बैक्टीरिया है मतलब ये जो कि आपके बैक्टीरिया अलग से सेल वॉल रखते हैं, वो वाली सेल वॉल मतलब जो म्यूरिन वाली सेल वॉल है वो इनमें मिलती है, और जो टेलोसामिन्यूरोनिक वाली स्यूडोम्यूरिन वाली है वो आर्कीबैक्टीरियम मिलती है, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा यहाँ अलग है, ये ध्यान रखना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। देखो हज़ारों तरह के यू बैक्टीरिया होते हैं और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो यही देखो इनका कैरेक्टर है कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। फिर इन्होंने इतना टफ लिखा है यहाँ लिखा है इन्होंने कि एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है तो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ जो ब्लू ग्रीन एल्गी का फोटो बना हुआ है इसकी किसी भी सेल में इन्होंने फ्लैजिला शो नहीं कर रखी है। तो आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर फ्लैजिला अगर है फ्लैजिला तो मोटाइल होंगे और नहीं है तो नॉन मोटाइल होंगे। तो नहीं है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके बारे में बात हो रही है मतलब, और इनके पास फ्लैजिला नहीं होती। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया के पास भी नहीं होती, पर ये समझने की बात है, फोटो भी बना हुआ है तो यहाँ से पूछते हैं ये पूछेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में से फ्लैजिला है नहीं है, मतलब मोटाइल होते हैं या नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है था साइनोबैक्टीरिया। ये पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों एक के ही नाम है, ये ध्यान रखना। एंड हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, तो ध्यान रखना है यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब जो बैक्टीरिया से लेकर के हायर प्लांट्स तक मिलता है उसे हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है आपका वो आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये क्वेश्चन नीट में आ गया यहाँ से, तो ये लिखा भी है इन्होंने कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बिल्कुल एज इट इज, तो ये ध्यान रखना है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर लिखा है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल यानी कुछ कॉलोनी बना के रखते हैं, फिलामेंटस जैसे सामने बना हुआ है, फ्रेश वाटर में कुछ मिलते हैं, कुछ मराइन वाटर में मिलते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ से बन सकता है सवाल, तो देख लेना, कुछ लिख दें इसमें से बना के, तो आए तो आए वरना नहीं आएगा। लिखा है कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। यहाँ से ध्यान रखना है कि जो कॉलोनी के बाहर जो कवर चढ़ा हुआ है ये आपका जिलेटिन का है, किसका है, जिलेटिनियस शीथ चढ़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर इसी फोटो में आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी, हेट्रोसिस्ट। ये तो ये इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है,
मतलब बीच में है, यहाँ होती तो फिर टर्मिनल हो जाती। हेटेरोसिस्ट क्या होती है? हेटेरोसिस्ट ऐसी सेल होती है जो कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से तो पूछेंगे, यहाँ से पूछ सकते हैं कि हेटेरोसिस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम है, तो नाइट्रोजिनेज है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजिनेज किस में होता है, तो हेटेरोसिस्ट में होता है। यहाँ से अगर और पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। अगर फोटोसिस्टम 2 होगा तो इसमें ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन होगी तो फिर इसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज है वो एनारोबिकली इस काम को करता है। तो ये इस तरह सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेंगे कि PS2 होता है नहीं होता है, क्योंकि PS2 आपको पता है ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है फोटोसिंथेसिस में वो फोटोसिस्टम सेकंड पर होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये कि ये ब्लूम कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस, वो ऐसे पूछेंगे नहीं पर ये फिर भी इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस, जो कि एल्गल ब्लूम करते हैं, यानी पोल्यूशन कर देते हैं वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल दिया है नोस्टॉक एंड एनाबीना। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना कि ये सिम्बायोटिकली यानी किसी के साथ होंगे तब भी ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, और फ्री होते हैं तो भी कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये डेफिनेशन जो मैं पीछे बात कर रहा था कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लाइट सोर्स का यूज करते हैं एनर्जी के लिए। पर जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है फूड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी जो कि आपकी कीमोसिंथेटिक वाले यूज करते हैं वो कहाँ से आती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहाँ से एनर्जी यूज करते हैं। ध्यान रखना, वो पहले किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं उसे, और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उसको फिर वो फूड बनाने में यूज करते हैं। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा वाटर को हम यूज करते हैं H2O को प्लांट में, लेकिन अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी की फोटोसिंथेसिस देखोगे तो दे आर यूजिंग वाटर। पर अगर आप बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस देखोगे तो बैक्टीरिया के केस में वाटर यूज नहीं होता। ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताऊंगा। पर यहाँ पर आपको ये जो वर्ड है एक ऑक्सीडाइज, ये नीट में आएगा, और यही एकमात्र इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus और sulfur. तो इनका रिसाइकल करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस पैराग्राफ में कुछ सवाल थे जो कि आ सकते हैं नीट में, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है इनका थोड़ा सा और, जिसमें इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनके बारे में बात की है। एक आधा क्वेश्चन यहाँ इन्होंने बनाया है, बाकी नहीं है। यहाँ लिखा है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। फिर से देखो, ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट 2 बार है, यहाँ भी है पीछे भी है, इसका मतलब ये आएगा, ठीक है ना। तो ये लिख के देंगे इस स्टेटमेंट को। एंड दे मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ये फिर से स्टेटमेंट आएगा कि बैक्टीरिया आर जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं दे आर मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर। ये भी स्टेटमेंट बन के पेपर में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। मैनी ऑफ दैम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ये दूध से दही बनाने में। बैक्टीरिया का नाम आपको पता होगा, लैक्टोबैसिलस, नोट कर लेना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आप एक नोट कर लो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, अगर आपको करना है तो। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला राइजोबियम की बात हो रही है, नाइट्रोजन फिक्शन जो लेग्यूम में करता है वो राइजोबियम है। एंड सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, जैसे क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोलेरा का बैक्टीरिया आप नोट कर लेंगे, विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड का बैक्टीरिया आपको पता है, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस का बैक्टीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। और ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, ये पूछा ही जाएगा कि सिट्रस कैंकर कौन करता है। तो यहाँ पे लिखा है, इसे नोट कर लो, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, और मतलब इसमें से आएगा तो यही आएगा कि इनमें से सिट्रस कैंकर कौन कोज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है।
ये प्लांट की एकमात्र डिजीज है जो इन्होंने बैक्टीरिया केस में दी हुई है, बाकी सब एनिमल्स की है। लिखा है वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। फिर लिखा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। एक स्टेटमेंट ये है, बाइनरी फिजन करते हैं बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना है, बाइनरी फिजन करते हैं। वो जो आपने पढ़ रखा है G1 S G2 वो सब सेल डिवीजन वो एनिमल का यूकैरियोट्स का है। प्रोकैरियोट्स G1 S G2 हम वो नहीं करते, ये सिंपल डीएनए कॉपी करते हैं 1 से 2 और सेल डिवाइड हो जाती है बस 2 बीच में से या कहीं से भी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि बैक्टीरिया भी शायद वही करते होंगे। तो आप ऐसे पूछेंगे ना अगर आपसे कि डीएनए रेप्लिकेशन इनमें कब होता है, तो सेल डिवीजन से पहले होता है, ना कि ये कि आप लगा दो एस फेज, तो एस फेज नहीं आएगा पेपर में, ये ध्यान रखना प्रोकैरियोट के केस में। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। अब ये क्या है भाई, देखो इसका सवाल अगर आया तो स्पोर बनाते नहीं है, ये ना अपने ऊपर ना कवर चढ़ा लेते हैं कैल्शियम डीपी कोलिनिक एसिड का, ठीक है, ऐसे कई कवर, और ये हार्डेस्ट मटेरियल है जो कि इसे एक ऐसी फेज में पड़े रहने में मदद करता है कि जब इसको मतलब जब ये डिवाइड नहीं कर सकता, अनफेवरेबल टाइम है, तो वो उसको कैसे काटेगा, वो उसे काटेगा ऐसे कि वो अपने ऊपर कवर चढ़ा लेगा और कवर चढ़ा के पड़ा रहेगा आराम से। तो बैक्टीरिया स्पोर बनाते नहीं है, वही बैक्टीरिया स्पोर बन जाता है जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है। फिर जब सही टाइम आएगा तो कवर हटेगा और ये वापस से बाइनरी फिजन करेगा, ये ध्यान रखना। यहां लिखा है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में यहां बात नहीं हो रही है, और डीएनए ट्रांसफर जो कि आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिला जुला के। कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन 12th में है, ट्रांसडक्शन भी 12th में है। ये तीनों तरीके हैं जेनेटिक ट्रांसफर के, तो यहाँ दिए नहीं है तो हम ज़्यादा जाएंगे इन डिटेल में। एंड द लास्ट लाइन इज द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, कौन सा प्रोकैरियोट सेल वॉल नहीं रखता है, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा लिखा होगा, विदाउट सेल वॉल होता है, ये सवाल आएगा। सवाल आएगा कि इनमें से किस पर पेनिसिलिन का अटैक नहीं होगा, ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा पर नहीं होगा क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल बनने को रोक देती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सवाल यहां से क्रिएट होगा। फिर ये आएगा कि द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, ध्यान रखेंगे वो स्मॉलेस्ट है आपके माइकोप्लाज्मा। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं एक्चुअल में वो क्या है, एरोबिक होंगे। कैसे होंगे, एरोबिक। तो जो झूठे एनारोब्स है यानी कि फैकल्टेटिव एनारोब यानी झूठे एनारोब्स, सच में क्या है, एरोब्स। तो ये टर्म इसके लिए आ सकती है, पूछेंगे माइकोप्लाज्मा आर, आंसर होगा फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, कोज डिजीज, कई सारी डिजीज हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, विच ब्राउन, विच ब्रूम, इस तरह की, क्योंकि यहाँ दी नहीं है। एक फोटो दिया है बाइनरी फिजन का, इसमें आप देख सकते हो डीएनए कॉपी हुआ है और डीएनए कॉपी होने के बाद सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना रही है सीधा सीधा। इसमें वो G1 G2 S मत लगा देना, वो सब यहाँ नहीं होता, ठीक है। इसकी डिजीज का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे एनसीईआरटी से पूछा ही नहीं जाएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा, तो हम ज़्यादा डिजीज पे जाएंगे नहीं क्योंकि नीट में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का था, इस वीडियो में हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे डिटेल में और साथ ही साथ उसके साथ में फंजाई वाला रिप्रोडक्शन का पार्ट कवर करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।